आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसने चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को और उम्मीद करेंगे कि अभी तक जो भी कंफ्यूजन वगैरह जो भी चीजें रही आपको समझ में आ गई और बाद में सब बता दें कि आप लोगों का एमपीपीएससी एडीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोगों का तो एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको लोगो देखने मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, ठीक है। और साथ ही आपका एमपीपीएससी एडीपीओ का बैच भी चल रहा है जो कि 4999 में आपको आराम से मिल जाएगा। तो तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इसके पूरे डेमो वगैरह सब यूट्यूब पर भी डाली है, एप्लीकेशन में भी डाली है, तो आप लोग आराम से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और पिछली क्लास हमने लगभग 50 ओवर का खत्म कर लिया, ठीक है। सेक्शन 50 खत्म कर लिया था बीएनएसएस का, ठीक है। आज हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों, चलेगा। हम्म तो पिछली क्लास में जहां तक हमने 50 पूरा खत्म कर लिया है, ठीक है। आज हम क्या देखने वाले 51 से देखने वाले हैं, ठीक है बच्चा। कहाँ से देखने वाले 51 से देखने, बहुत प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, समझेंगे। तो पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर चिकित्सक द्वारा आरोपी की जांच, याद है किसकी, आपकी। तो यहाँ पर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 देखने वाले हैं, ठीक है हम लोग। तो सब सेक्शन 1 क्या कहला, पहले इसे देख लीजिए आप लोग। तो जब किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जिसके बारे में यह आरोप लगाया जाता है कि वह अपराध ऐसी परिस्थितियों में किया गया है कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि उसकी जांच से अपराध घटित होने के संबंध में साक्ष्य प्राप्त होंगे, तो किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करने वाले पंजीकृत चिकित्सक और उसकी सहायता में तथा उसके निर्देशानुसार सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करना वैध होगा। ऐसे साक्ष्य प्रदान करने तथ्यों को पता लगाने की यथोचित रूप से आवश्यक हो और उस उद्देश्य की यथोचित रूप से आवश्यक बल का प्रयोग करना भी वैध होगा, ठीक है, समझेंगे। पहले पूरा पढ़ देता हूं, फिर एक एक करके समझाता हूं, ठीक है। जब भी इस धारा के अंतर्गत किसी महिला के शरीर की जांच की जानी हो तो जांच केवल एक महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसकी देखरेख में ही की जाएगी, ठीक है। पंजीकृत चिकित्सक बिना किसी देरी की जांच रिपोर्ट को जांच अधिकारी को अग्रेसित करेगा। स्पष्टीकरण समझिएगा कि इस खंड और खंड 52, 53 में जांच में रक्त के धब्बे, वीर, यौन अपराधों के मामले में स्वाब, थूक, पसीना, बालों के नमूने और नाखून के टुकड़े की जांच शामिल होगी, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग और ऐसे अन्य परीक्षण शामिल हुए जिन्हें पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय से किसी विशेष मामले में आवश्यक समझता है, ठीक है। का पॉइंट वाला आपका पॉइंट वाला समझिएगा। यहाँ पास जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय का मतलब क्या है, तात्पर्य ऐसे चिकित्सा व्यवसाय जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा योग्यता हो जिसका नाम उस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हो, ठीक है, समझिएगा। अब समझाता हूं आपको अच्छे से। देखो बच्चों, याद रखिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो यह भारतीय, क्या आपका, तो यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस की धारा 51 है, जो पुलिस जांच के दौरान आरोपी की मेडिकल जांच से संबंधित जो पुराना कानून है, जो आपकी सीआरपीसी की धारा 53 के समान था जो, ठीक है। लेकिन इसमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को अधिक और स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, ठीक, क्या किया गया, स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। क्लियर है ना, आगे देखेंगे। अब यहां पर क्या बोला गया है कि पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर, रिक्वेस्ट पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा आरोपी परीक्षा, ठीक है। इट मींस मेडिकल जांच कब और क्यों, यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है जहां पुलिस को विश्वास है कि उसके शरीर की जांच करने से अपराध से संबंधित सबूत मतलब एविडेंस मिल सकते हैं, तो पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर एक मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिकल जो आपका जो प्रैक्टिस जो करते हैं, मतलब कह सकते हैं पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी जांच की जा सकती है,
ठीक है। मान लो अगर यहां जो अपराधी है कहता नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा, क्या, जांच नहीं करवाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां बल का प्रयोग, ठीक है, तो यहां क्या किया जाएगा, अगर यदि आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता तो डॉक्टर जांच के लिए क्या कर सकता है, उतना बल का प्रयोग कर सकता है जितना आवश्यक हो। ना ज्यादा वो तब बल लगा रहा ना करने के लिए, तो उतना ही डॉक्टर भी बल लगाएगा करने के लिए। ठीक। अब दूसरा यहां था महिला आरोपी की जांच। ये बहुत इसमें नियम बहुत अच्छा है। यदि आरोपी एक महिला है तो उसकी जांच के लिए केवल एक महिला डॉक्टर द्वारा या उसकी देख रेख की जाएगी, क्योंकि उस महिला की जो रिस्पेक्ट और कैसे प्राइवेसी, गरिमा बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, आपको याद रखिएगा। ठीक है। अब करते क्या है, रिपोर्ट भेजना, क्या बोला मैंने, रिपोर्ट भेजना। ठीक है। रिपोर्ट भेजना मीन्स मतलब जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर बिना किसी देरी के अपनी मेडिकल रिपोर्ट सीधे जो भी जांच अधिकारी को भेज देगा। ठीक है। अब यहां पास एक शब्द आया बच्चों, याद रखिएगा, परीक्षा। परीक्षा का मतलब क्या है, तो इस धारा के जो स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण देखिए, जांच का दायरा बहुत विस्तृत रखा गया, मतलब बहुत बड़ा रखा गया है। इसमें आधुनिक वैज्ञानिक तरीके, मतलब जो भी आधुनिक तरीके की जो भी मशीनें हैं उन सबको क्या किया गया है, रखा गया है। जैसे रक्त, सीमन, सीमन में से बेर, लार, पसीना, बाल, नाखून, जो आपके नाखून होते हैं ना, ठीक है, किसमें, ये जैविक नमूने होते हैं। कैसे नमूने होते हैं आपके, जैविक होते हैं। अब मान लो किसी जब यौन अपराध आता है, ठीक है, यौन अपराध में बलात्कार या यौन अपराधों के मामलों में स्वैब, क्या, स्वैब लेना, इसे जो अच्छे से समझिएगा, ठीक है, स्वैब लेना। ठीक है। अब आधुनिक तकनीक में याद रखिएगा आप लोग, इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग और अन्य वैज्ञानिक या परीक्षण शामिल है जो सबूत जुटाने के लिए बहुत जरूरी है आपका। ठीक, समझिए ये बात। तो यह धारा पुलिस को वैज्ञानिक साक्ष्य मतलब साइंटिफिक एविडेंस जुटाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए यदि किसी अपराधी ने हाथापाई की है तो उसके नाखूनों में आरोपी का डीएनए मिल सकता है। यह यौन अपराधों के मामलों में मेडिकल जांच आरोपी को दोषी ठहराने या निर्दोष साबित करने में सबसे बड़ा सबूत होता है आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बच्चा। चलो आ गया हूं। चलो, सेक्शन 52 बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा जांच। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 4 और 5। तो पहले फर्स्ट देखिए, जब किसी व्यक्ति को बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या मानने के लिए कि उचित आधार है कि उसकी जांच से ऐसे अपराध घटित होने के संबंधित साक्ष्य प्राप्त होंगे, तो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत किसी पंजीकृत चिकित्सक के लिए और अपराध
स्थल से 16 किलोमीटर के दायरे में ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करते हुए और सद्भावना उसकी सहायता उसके निर्देश पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करना और उस उद्देश्य के लिए यथोचित रूप से आवश्यक बल प्रयोग करना वैध होगा। ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका? तो पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ऐसी परीक्षा आयोजित करने वह बिना किसी देरी के उस व्यक्ति की जांच करेगा, अपनी जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले अभियुक्त का नाम, पता तथा उस व्यक्ति के नाम और पता जिसके द्वारा लाया गया है। दूसरा, अभियुक्त की आयु, यदि आरोपी के सिर पर चोट के कोई निशान हो तो। चौथा, डीएनए के प्रोफाइलिंग के रूप में आरोपी के शरीर से ली गई सामग्री के विवरण। फिफ्थ, आपका अन्य महत्वपूर्ण विवरण जो उचित विस्तार से। ठीक है। यहाँ पर सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? तो रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। ठीक है। 4 क्या कह रहा है? सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि प्रारंभ होने से समाप्त होने तक सटीक समय पर रिपोर्ट दर्ज किया जाएगा। अब सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है? पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय बिना किसी देरी के रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा जो इसे धारा 193 में उल्लेखित मजिस्ट्रेट को उस धारा की धारा 6 के खंड का में उल्लेखित दस्तावेजों को भाग के रूप में भेजेगा। ठीक है। समझ में आई बात? देखो समझिए। ठीक है। अब धारा 52 क्या कह रही है? तो धारा 52 है जो विशेष रूप से बलात्कार अब रेप के आरोपी हैं, जो आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच से संबंधित है। ठीक है। समझ आई बात? कि जो धारा 52 इससे संबंधित है आपका, तो बलात्कार से संबंधित है। हाँ, बलात्कार कौन से? आरोपी के मेडिकल जांच से संबंधित है। और ये पहले किस में था? पुराने कानून में सीआरपीसी के 53A में था। ठीक है। उसके समान है। यह धारा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्य मतलब साइंटिफिक एविडेंस ही सबसे बड़े सबूत होते हैं। ठीक है। तो धारा 52 बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा। ठीक, समझिएगा। जांच कौन करेगा और कहां करेगा? ठीक है। प्राथमिकता प्राथमिकता किसे दी जाएगी? पहले तो जांच किसी सरकारी अस्पताल, कहां? गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी मतलब स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल के डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी, ना कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या क्लिनिक में। ठीक है। अब लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद कैसा? यदि अपराध के स्थल से अपराध के स्थल के 16 किलोमीटर के दायरे में, कितना? 16 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो पुलिस की प्रार्थना पर, समझिएगा, पुलिस की प्रार्थना पर किसी अन्य रजिस्टर्ड डॉक्टर, मतलब रजिस्टर्ड कौन डॉक्टर? प्राइवेट डॉक्टर अभी एंटर करेंगे। कौन करेंगे? प्राइवेट डॉक्टर एंटर करेंगे और उसे क्या करेंगे? जांच की जा सकती है तब जब 16 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी डॉक्टर ना मिले तो तब जाकर पुलिस की रिक्वेस्ट पर, किसके? तो पुलिस की रिक्वेस्ट पर प्राइवेट डॉक्टर जांच कर सकता है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? तो आरोपी के शरीर से ऐसे सबूत मिल सके जो अपराध को साबित कर सके, ये मेन उद्देश्य है। ठीक है। क्लियर? अब यहां बोला गया है कि रिपोर्ट में आखिर क्या क्या होगा। तो डॉक्टर को बिना किसी देरी के एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। क्या? एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें
बहुत सारी जानकारियां शामिल होंगी, जैसे आरोपी के नाम, पता और उसे लाने वाले व्यक्ति का विवरण। ठीक है, डिटेल्स। आरोपी की आयु, एज। आरोपी के शरीर पर चोट के निशान यदि कोई हो तो वो भी उसे भी मेंशन करना पड़ेगा। और डीएनए डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मतलब लिए गए नमूने। ठीक है, मतलब जो डीएनए जैसे नहीं होता, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गए आपके, बेरे हो गया, सीमन हो गया आदि का विवरण उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी जो चीजें रहेंगी तो मेंशन करेगा डॉक्टर। ठीक है ना। चल, अब याद रखिएगा, डॉक्टर को रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखना होगा कि उसने जो निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन निकाला है उसका ठोस कारण क्या है। या उसका कोई बाल मिला है, या उसका कोई सीमन मिला है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज मिली है जिससे साबित हो सके कि हाँ इसके अंदर ये पाया गया। ठीक है, तो जांच किस समय शुरू हुई, किस समय खत्म हुई, इसका सटीक समय रिपोर्ट में दर्ज करना अनिवार्य है। ठीक है, अब रिपोर्ट को आगे बढ़ाना। डॉक्टर इस रिपोर्ट को जांच कोई भी जो भी जांच अधिकारी है को भेजेगा। इसके बाद जांच अधिकारी इसे कहां भेजेगा, तो मजिस्ट्रेट को सौंपेगा ताकि इसे कोर्ट केस की चार्ज शीट का हिस्सा बनाया जा सके। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखिएगा, यह मतलब इस चीज का देखिए, धारा 51 से धारा 52 किस प्रकार अलग है। तो जहां धारा 51 सभी प्रकार के अपराधों के लिए नॉर्मल मेडिकल जांच की बात करती है, वहीं धारा 52 विशेष रूप से बलात्कार के मामलों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग और 16 किलोमीटर के दायरे वाले नियम को विशेष रूप से जोड़ा गया है ताकि जांच में देरी ना हो, न ही सबूत को नष्ट किया जा सके। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हुई क्या। फिफ्टी थ्री देखिएगा, चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जांच। सबसेक्शन 1, सेक्शन 2, सबसेक्शन 3। ठीक है, सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जांच केंद्र सरकार या राज्य सरकारी सेवक कार्यरत एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। और यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच की जाएगी, बशर्ते कि यदि चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सक की राय हो कि ऐसे व्यक्ति की एक और जांच आवश्यक है तो वह ऐसा कर सकता है। इसके अलावा यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला है तो शरीर की जांच केवल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनकी देखरेख में की जाएगी। यदि महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पंजीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएंगी। यहाँ पर सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, तो व्यक्ति की जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारी पंजीकृत चिकित्सक ऐसे जांच रिकॉर्ड तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति पर लगी किसी भी चोट, हिंसा के निशान, ऐसे चोटों निशान लगने का अनुमानित समय उल्लेखित होगा। जहां उपधारा 1 के तहत जांच की जाती है, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जैसा भी मामला हो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति और नामित व्यक्ति को दी जाएगी। ठीक है, चलो समझ में आया। धारा 53 ना आपका। तो अब
धारा 53 क्या कहती है? तो जो गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसकी शारीरिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। यह जो पुराने कानून है पर जो सीआरपीसी की धारा 54 के समान है। ठीक है, यह धारा विशेष रूप से जो पुलिस हिरासत में होने वाली जो प्रताड़ना होती है ना, टॉर्चर, को रोकने के लिए बनाई गई है कि अगर मान लो कोई अपराधी कहाँ है, पुलिस हिरासत में है, और उसके साथ क्या किया जाता है, मारपीट की जाती है, प्रताड़ना दी जाती है। ठीक है, उसके लिए ये धारा बनाई गई है, इसे उसके अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर धारा 53 क्या कर रही है समझिए। मेडिकल जांच मतलब गिरफ्तारी के तुरंत बाद, क्या गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तार व्यक्ति की मेडिकल जांच होना अनिवार्य है। कौन करेगा? तो सरकारी चिकित्सा अधिकारी जो मेडिकल ऑफिसर होगा उसके द्वारा की जाएगी। यदि वह उपलब्ध नहीं है तो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिस करता है उसके द्वारा करवाई जा सकती है। और अगर जरूरत पड़ने पर यदि डॉक्टर को लगता है कि दोबारा जांच की जरूरत है तो वह भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ तो ये तो वो किसके लिए है, तो पुरुषों के लिए। अब आती महिलाओं की बात। महिला की शारीरिक जांच केवल महिला मेडिकल ऑफिसर या कि जो महिला रजिस्टर्ड डॉक्टर उसकी देखरेख में ही की जाएगी। यह महिला के आपको पता है गरिमा और उनकी की प्रतिष्ठा के लिए बहुत सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। ठीक है, और इस चीज को याद रखिएगा आप लोग कि चोटों का विस्तृत मतलब कह सकते हैं, अगर कोई चोट हो तो उसका वर्णन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मतलब लिखना पड़ेगा। डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें दर्ज करनी होती हैं। सबसे पहले आरोपी के शरीर पर मौजूद कोई भी चोट या हिंसा के निशान हैं। ये चोटें लगभग कितने समय लगी होंगी, मतलब अभी की हैं या काफी समय पुरानी हैं। यह रिकॉर्ड इसलिए जरूरी है ताकि पता चल सके क्या चोटें गिरफ्तारी से पहले थी, मतलब बहुत पहले अतीत में, या पुलिस की हिरासत दौरान लगी थी। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब रिपोर्ट की कॉपी का अधिकार। अब रिपोर्ट कॉपी का अधिकार मीन्स क्या है? यह धारा आरोपी को एक बहुत बड़ा अधिकार देती है। डॉक्टर द्वारा तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति है या उसके द्वारा जो भी नॉमिनी है, ठीक है, व्यक्ति को तुरंत देनी होगी। जो भी है, या कि गार्जियन है या कि रिश्तेदार हैं या उसे स्वयं ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये धारा महत्वपूर्ण क्यों है? तो अन्याय को रोकना। कैसे अन्याय को? तो यह पुलिस के लिए सबूत का काम करता है कि आरोपी को हिरासत में चोट नहीं पहुंचाएगी। यदि पुलिस ने आरोपी को मारा पीटा है तो मेडिकल रिपोर्ट उसे उजागर कर देगी कि पहले ऐसा नहीं था, ये रही मेडिकल रिपोर्ट, अब ये क्या है। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का एकदम पूरी जितनी कोशिश क्या की गई है ट्रांसपेरेंसी की, मतलब पारदर्शिता रहे। मतलब पारदर्शी इसलिए रहे कि एक रिपोर्ट किसे दी जाती है, उससे स्वयं को और उसके रिश्तेदार को। ठीक है, यदि आरोपी बाद में किसी चोट के लिए दोष लगाता है तो यह रिपोर्ट उसे निर्दोष साबित करने के लिए आधार बन सकती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यही चीज बता था आपको अभी मैं। 54 में आइए। धारा 54, तो गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान।
तो जहां किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो और ऐसे अपराध की जांच के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी पहचान आवश्यक समझी जाती है तो अधिकार क्षेत्र रखने वाला न्यायालय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर गिरफ्तार व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पहचान प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकता है जिस प्रकार न्यायालय उचित समझे, लेकिन बशर्ते यदि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करने वाला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है तो पहचान की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि वह व्यक्ति उन तरीकों का उपयोग करके गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कर जिनमें वह सहज महसूस करता है और पहचान प्रक्रिया को किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। इस चीज को अच्छे समझिएगा, ठीक है। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, धारा 54, ठीक है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस को लगता है कि जांच को पूरा करने के लिए गवाहों द्वारा आरोपी की पहचान करना जरूरी है, ये कराना जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तब पुलिस अधिकारी न्यायालय मतलब किससे, कोर्ट से इसके लिए अनुमति मांगता है, मतलब परमिशन मांगता है, ठीक है। अब जो भी वो न्यायालय है पुलिस की प्रार्थना पर, रिक्वेस्ट पर आरोपी को निर्देश दे सकता है कि वह स्वयं को पहचान के लिए, स्वयं को पहचान के लिए प्रस्तुत करे। पहचान किस तरीके से की जाएगी ये कौन तय करेगा, पुलिस की न्यायालय, तो पुलिस तय करेगी, इसे क्या रखिएगा, ठीक है। अब यदि पहचान करने वाला गवाह, कौन गवाह, मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है, दिव्यांग, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो प्रक्रिया को और अधिक क्या कर दिया जाएगा, संवेदनशील। मतलब कैसे होगा, अब मजिस्ट्रेट होगा उसकी निगरानी, मतलब पूरी प्रक्रिया एक मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। मजिस्ट्रेट ये निश्चित करेगा कि सुनिश्चित करेगा कि गवाह उस तरीके से पहचान करे जिसमें वह सहज ही कंफर्टेबल महसूस करे। और जब भी ऐसी प्रक्रिया होगी इस पूरी पहचान प्रक्रिया की क्या होगी, ऑडियो और वीडियो क्या रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है, कंपलसरी, इट्स कंपलसरी है, क्या। तो याद रखिएगा ये धारा क्यों इंपॉर्टेंट आपके लिए, धारा इंपॉर्टेंट है जब कोई गवाह भीड़ में से क्या करता है, भीड़ में से, क्यों जरूरी है, मान लो कोई गवाह है, ठीक है, उसने मर्डर होते हुए देखा है, ठीक है, आपको अच्छा समझाता हूँ, समझिएगा। देखो, जब कोई गवाह भीड़ में से आरोपी को पहचानता है तो यह कोर्ट में एक मजबूत सबूत होता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। न्यायालय द्वारा क्या करते, पारदर्शी हर चीज होनी चाहिए बोलते हैं, ठीक है। और अब मान लो कोई दिव्यांग व्यक्ति हो तो उसके अलग से व्यवस्था की जाती है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे आइए। 55 में आए, ठीक है अर्चना, डाल देंगे, पीडीएफ डल जाएगी, ठीक है, आज डाल देंगे। चलो, मैं कहा था, हाँ, 55,
जब पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी के लिए अपने अधीनस्थ को नियुक्त करता है तो प्रक्रिया है। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। जब किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या अध्याय आपके 13 में के अंतर्गत जांच कर रहा है, कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को बिना वारंट के अपनी उपस्थिति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देता है जिसे बिना वारंट के कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह गिरफ्तारी करने के लिए बाध्य अधिकारी को लिखित आदेश देगा कि जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति या उस अपराध या अन्य कारण का उल्लेख हो जिसके लिए गिरफ्तार की जानी है, और इस प्रकार बाध्य अधिकारी गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति को आदेश का सार सूचित करेगा। यदि वह व्यक्ति ऐसा करने का अनुरोध करता है तो उसे आदेश दिखाएगा। सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का में कोई बात धारा 35 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक, क्या नहीं करेगी? पुलिस क्या प्रभावित नहीं करेगी, ठीक ना। चलो देखो, ये क्या कौन सी धारा अपनी धारा 55 है, और यह धारा तब लागू होती है जब एक सीनियर पुलिस अधिकारी जैसा थाने का जो प्रभारी होता है अपने जो अधीनस्थ मतलब सब ऑर्डिनेट को अधिकारियों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार क्या मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश देता है, ठीक है। और जो पुराना कानून था आपका ये सेम 55 रहने वाला सम्मान है, इसे क्या रखिएगा। अब समझेंगे जरा। जब कोई थाना प्रभारी मान लो एसएचओ या जांच अधिकारी अपने नीचे के किसी अधिकारियों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कहता है बिना वारंट के, तो उसे एक लिखित आदेश देना होगा। इसे एसएचओ को अपने नीचे वाले ऑफिसर को मतलब रिटर्न ऑर्डर देना होगा, ऑर्डर इन राइटिंग, ठीक है। अब इस आदेश में क्या लिखा होना चाहिए? तो इस आदेश में उस व्यक्ति के नाम जिससे गिरफ्तार करना है और वह अपराध या कारण जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है उस रिटर्न ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। आरोपी का अधिकार है। अब अधीनस्थ अधिकारी का यह कर्तव्य है कि गिरफ्तारी करने से पहले जो भी गया है, जो भी सब ऑर्डिनरी गिरफ्तार करने गया एसएचओ की परमिशन लेकर आदेश लेकर, अब जिसे गिरफ्तार करने गया अब वो पूछेगा तुम किस लिए आए, तुम्हारे पास क्या ऑर्डर क्या वारंट है, तो वो दिखाएगा ये रहा। उसकी ड्यूटी भी है, ऐसे नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, उससे उसकी ड्यूटी है, उसे दिखाना पड़ेगा गिरफ्तार करने से पहले। वह उस व्यक्ति को आदेश का मतलब जो भी इसमें लिखा है वो बताएगा, ठीक है। यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति आदेश की कॉपी मांगता है तो पुलिस अधिकारी को वह लिखित आदेश से दिखाना होगा। देखिए इस चीज क्या रखिएगा बच्चों, इसमें उपधारा जो आपने अभी देखा अपवाद भी है कुछ, ठीक है, रखिएगा। यह नियम उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां पुलिस अधिकारी के पास धारा 35 के तहत सीधे गिरफ्तार करने की शक्ति से है, यानी यह धारा केवल उस प्रक्रिया को नियंत्रित करती कंट्रोल करती है जहां एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकार का उपयोग करके किसी अन्य माध्यम से क्या करवा रहा है, गिरफ्तारी करवा रहा है, ठीक है। चलो आगे हैं। बिना वारंट की गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे 56 में गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। अभियुक्त की हिरासत में रखे गए व्यक्ति का यह कर्तव्य हो कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उचित ध्यान रखे, ठीक है। देखो छप्पन समझेंगे जरा, याद रखिएगा।
इस धारा के अनुसार जिस किसी व्यक्ति के पास आरोपी की हिरासत मतलब कस्टडी है, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या जेलर हो या कोई अन्य जो गार्ड हो कि सुरक्षा कर्मी हो, उसका यह कर्तव्य की ड्यूटी है कि आरोपी के हेल्थ का ध्यान रखें, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आरोपी की सेफ्टी का भी ध्यान रखें। ठीक है। कानून यहाँ उचित देखभाल की बात करता है, जिसका अर्थ है कि हिरासत में रखने वाला अधिकारी को आरोपी स्थिति के अनुसार कदम उठाने की हो। जैसे यदि आरोपी बीमार हो तो उसे चिकित्सक के पास ले जाए कि उपलब्ध कराए। यदि वह किसी प्रकार घायल अवस्था में है तो उसका उपचार करवाए। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपके धारा 56 में बोलती हैं। ठीक है। चलो, धारा 57 देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। बिना वारंट की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी बिना किसी अनावश्यक देरी के और जमानत संबंधी प्रावधान के अधीन रहते हुए गिरफ्तार व्यक्ति को मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाएगा, लेकिन भेजेगा। ठीक है। समझिएगा। चलो, देखो, समझिएगा सर। इस धारा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, जो इलीगल तरीके से क्या हिरासत में लेते हैं, मतलब पुलिस के पास किसी को गिरफ्तार करने के बाद उसे अपनी मनमर्जी से थाने या किसी अन्य गुप्त स्थान पर रखने का अधिकार नहीं हुआ। गिरफ्तारी के बाद उसे बिना आवश्यक मतलब अनावश्यक देरी के आगे की कानून प्रक्रिया के पेश करना होगा। कहाँ ले जाना होगा, तो उसे पुलिस अधिकारी के पास दो विकल्प होते हैं। कौन से विकल्प होते हैं? पहला, मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या कि अपने थाना प्रभारी के पास, एसएचओ के पास ले जाए। मतलब मजिस्ट्रेट का मतलब जो उस क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र जो जुरिस्डिक्शन रखता है, वहां जहां अपराध हुआ उसके मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। और दूसरा थाना प्रभारी जो एसएचओ है, वो यदि पुलिस अधिकारी ने स्वयं जैसे किसी अन्य स्थान पर गिरफ्तारी की है तो उसे तुरंत थाने के इंचार्ज को सौंपना होगा। ठीक है। और जो जमानत की प्रक्रिया है, मतलब अधीन है, इसका अर्थ है कि यदि अपराध जमानती है तो पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास जमानत देने का अधिकार है, तो व्यक्ति को जेल भेजने के बजाय जमानत पर यह किया जाएगा, ना कि जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है। बात समझ में आई? आई होगी। ठीक बच्चों, ये तो पीडीएफ यहाँ फिनिश होती है आपकी। ठीक है। पीडीएफ आपकी डल जाएगी अभी, जैसे तुरंत इसके बाद आपकी क्या पीडीएफ में डाल देता हूँ। ठीक है। चलिएगा। ये कौन सा लोगो लगा है यार, एमपीपीएससी का लगा, अभी तक तो सही लगता। कोई बात नहीं। चलो, ठीक है बच्चों। चलिएगा, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा। और पीडीएफ मैं अभी डाल देता हूँ, घबराइए मत। ठीक है। पूरा भी आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना। चलिएगा, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है। और रिवीजन को थोड़ा सा और फास्ट कर लीजिए जितना हो सके। पूरे आपकी सब फिनिश। ठीक है।
चलिए अब देखिए बच्चों, अब किसी बच्चे को अपनी तैयारी करनी है तो चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, ठीक है। और ये रहा चौहान एकेडमी की एप्लीकेशन और ये रहा आपका बैच। चाहे ज्यूरी से तैयारी करनी है, किसी भी लॉ एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, सिविल की तैयारी करनी है, एडू की तैयारी करनी है, चाहे किसी भी तैयारी कर रही हो और अपने आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।